फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और रहस्यमय काल्पनिक घटना पर आधारित एक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। अजीब घटना घटती है हमारे गांव में। जब भी कोई लड़की मेहंदी लगाकर घर से बाहर निकलती थी तो वह गायब हो जाती थी और कुछ दिन बाद उसकी लाश मिलती थी। आखिर मेहंदी लगाने से ऐसा क्या होता था कि उसे मौत मिलती थी? इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैं मेहंदी लगाकर घर से बाहर चले गई। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा तो होश उड़ गए। मेरा नाम रीना है। मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुई लड़की थी। मेरे पिताजी के पास ना ज़्यादा धन दौलत थी और ना ही कोई बड़ा बिजनेस था, लेकिन हाँ, वह छोटी मोटी नौकरी करके हमारे घर का गुजारा कर लेते थे। लेकिन मुझे मेरे माता पिता से जो संस्कार मिले थे वो सबसे महंगे थे, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। दरअसल मेरे होने के बाद मेरे माता पिता ने दूसरी संतान की ही नहीं, क्योंकि उन्हें हमेशा से ही एक लड़की ही चाहिए थी और वह हो गई। उसके बाद उन्हें किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रही। अक्सर अपने माता पिता के मुंह से मैंने सुना था कि उन्हें एक लड़की का हद से ज़्यादा शौक था। वह यही मानते थे कि जिस घर में लड़कियां होती है उस घर में अंधन के भंडार भरे रहते हैं और उस घर के ऊपर कभी दुख आ ही नहीं सकता। शायद उनकी बात सच थी, क्योंकि हम लोग अपने आशियाने में बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, चाहे वह मेहनत करके ही क्यों ना हो। लेकिन मेरे पिताजी दिन रात मेहनत करके हम लोगों की सारी ज़रूरतें पूरा किया करते थे। अच्छे खाना पीना और हंस बोलकर ही सोना हमारे जैसी आदत थी। लेकिन जब मेरी उम्र 18 साल हो गई तो सभी रिश्तेदारों ने मेरी शादी का जिक्र करना शुरू कर दिया। जब भी कोई घर पर आता था या जब भी किसी का फोन आता तो बस मेरी शादी का ही जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि अब तो तुम्हारी लड़की जवान हो गई है, अब इसकी शादी नहीं करनी क्या? लेकिन मैं हमेशा से ही शादी के खिलाफ थी और मेरा तो मन यही करता था कि मैं शादी नहीं करूँगी। मैं तो बस पूरी उम्र माँ पिताजी की सेवा में ही करूँगी। लेकिन हाँ, अगर फिर भी शादी हो जाती है तो जो भी मेरा शौहर होगा उसे मेरे घर में घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा और माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। मेरा तो यही मानना था। लेकिन मेरे माता पिता इस चीज़ के खिलाफ थे। वह कहते थे कि बेटा, लड़की की तो ससुराल जाना ही है, यह तो दुनिया का दस्तूर है। और रही बात घर जमाई की, तो अगर तुम्हारा शौहर भी अपने माता पिता के एक ही हुआ तो क्या होगा, क्योंकि वह तो अपने माँ पापा का इकलौता होगा। और अगर उसे हम लोग घर जमाई बनाकर रख लेंगे तो उसके माता पिता का क्या करेंगे और वह कहाँ जाएंगे? खैर, मेरी किसी भी जिद को मम्मी पापा ने नहीं चलने दिया और बस मुझे शादी के लिए राजी कर लिया। अब मेरे लिए लड़के की तलाश जारी कर दी। मेरे लिए रिश्ते ढूंढने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। दरअसल बचपन से ही मैंने अपने पूरे शरीर की देखरेख बड़ी ही ध्यान से की थी और अपने लंबे घने बालों का मैं इस कदर ध्यान रखती थी कि मानो उन्हें तो बस मेरी जान ही बसती है। और गोरा रंग होने की वजह से सब लोग मुझ पर फिदा ही रहते थे और शायद मेरी खूबसूरत की वजह से ही मेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्तों की लाइन लग गई। लेकिन उनमें से पिताजी को सिर्फ एक रिश्ता पसंद आया। जब मुझे पता चला कि वह अमीर घर से है, मुझे थोड़ी खुशी भी हुई और यह दुख भी हुआ कि मैं उन लोगों के बीच कैसे मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो अपने गरीब से आशियाने में ही पली बड़ी हूँ और इनके ही तौर तरीके से रह रही हूँ। लेकिन मैंने सुना था कि अमीर लोगों के तो अलग अलग ढंग होते हैं, उनका तो खाना खाने का भी तरीका अलग होता है। पता नहीं मैं अपने ससुराल में कैसे उनके ढंग को अपना पाऊंगी। बस इसी डर से मैं घबरा सी गई। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि बेटी, तुम्हें वहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। दरअसल
तुम्हारे ससुराल वालों के यहाँ नौकर चाकर है, सारा काम वही लोग करते हैं। खैर, मेरे मन को यह जानकर थोड़ी संतुष्टि हुई और फिर मन में ख्याल आया कि शुरू शुरू में थोड़ी मैं ध्यान से कर लूँगी, उसके बाद तो मैं उनके रहन सहन में घुल मिल जाऊंगी। और गजब तो तब हुआ जब मुझे पता चला कि सामने लड़का भी इकलौता ही है। जैसे मेरे पिताजी ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हो गया था। मेरा रिश्ता पक्का हो गया और मेरी शादी की तारीख भी निकल गई। घर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। हमारे सारे रिश्तेदार आ गए। सब लोग बड़ी ही बड़ाई कर रहे थे कि रीना का रिश्ता तो बहुत बड़े खानदान में हुआ है, उन लोगों के बड़े बड़े बिजनेस है और इकलौता लड़का है, सब कुछ रीना का ही होने वाला है। लेकिन मुझे उन लोगों के धन दौलत का कोई लालच नहीं था। मैं तो भगवान से बस यही फरियाद करती थी कि बस मैं अपने ससुराल में सुखी से बसूं। इस कदर मैं अपने माता पिता के साथ पूरी 18 सालों तक की उम्र हंसी खुशी बिताई आई हूँ, पर मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई और मैंने हमेशा इन लोगों का सर गर्व से ऊंचा रखा। बस उसी तरह से उन लोगों का भी रखूं। खैर, यही सब सोचते सोचते शादी की सारी रस्मों रिवाजों के साथ मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरे होने वाले शौहर का नाम राजा था। राजा काफ़ी संस्कारी लग रहा था। मैंने उन्हें शादी से पहले एक बार भी नहीं देखा था। दरअसल हमारे पूरे खानदान में यही रिवाज थी कि शादी से पहले लड़की लड़के को नहीं देख सकते थे। दरअसल वह लोग शहर से थे और पढ़े लिखे भी थे, इसीलिए लोगों के मन में तो था कि शादी से पहले लड़का मुझे देखे, लेकिन शायद हमारे समाज में यह परंपरा होने की वजह से उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। जब मैंने शादी के दिन पहली बार राजा को देखा तो मुझे बहुत ही खुशी मिली, क्योंकि राजा दिखने में बहुत ही सुंदर था। शादी होने के बाद कुछ देर तक हम लोगों को अकेला छोड़ दिया गया। हम लोगों ने आपस में बातें की। राजा के साथ बातें करने के बाद मेरे मन में जो भी वहम था वह सारा दूर हो गया, क्योंकि राजा की बातों में जरा भी नहीं लग रहा था कि वह एक अमीर घराने से है। और ज़्यादातर मैंने यह सुना था कि अमीर घराने के लोग बहुत ही घमंडी और सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन राजा में तो यह कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल शांत स्वभाव से और संस्कारों भरी बातें कर रहा था। उसने मुझे शादी के बाद जब अकेले हम बैठे थे तो वादा किया था कि वह उम्र भर मेरा साथ निभाएगा और हमेशा मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। जिस प्रकार अपने माता पिता का वह इकलौता बेटा है, उसी प्रकार अपने सास ससुर का इकलौता जमाई भी है। अपने माता पिता के साथ साथ अपने सास ससुर का भी वह उन्हीं के जितना मान करेगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे मन को इतनी ज़्यादा तसल्ली और खुशी हो रही थी कि मैं फूली नहीं समा रही थी। शायद मेरी खुशी इतनी बढ़ गई थी कि विदाई के समय भी मुझे ना आंसू आए। लेकिन यह तो दस्तूर है कि जब लड़की अपने घर से विदा होती है तो भला बिना रोए कैसे रह सकती है। चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन लड़की की आंखों में आंसू ना आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। खैर, विदाई की घड़ी आते ही मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने अंदर का सारा दुख बाहर निकाल दिया, जो इतने दिनों से भरा पड़ा था। मैं झट से माँ पिताजी के गले लग गई और मैं रोने लग गई। मेरी इस कदर हालत देखकर वह भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। शायद उनके अंदर भी दुख भरा पड़ा था कि उनकी एकलौती बेटी जो इतने सालों से उनके साथ थी, वह आज किसी और की होकर किसी और के साथ जा रही थी। लेकिन उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटी, तू घबरा मत, तेरे ससुराल वाले तुझे हम दोनों से भी ज़्यादा खुश रखेंगे। तो कभी हमारी कमी महसूस कर भी नहीं पाएगी। और वैसे भी तुम्हारे ससुराल में किस चीज़ की कमी है? बस जब तुम्हारा मन करे तब हम लोगों से मिलने आ जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी मेरी सास मेरे पास आई और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, मैं तुम्हारी माँ बनकर ही रहूँगी, तुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी।
जब कभी तुम्हारा इन लोगों से मिलने का मन करे तो तुम सदा मुझे आकर बता देना। मैं तुझे इन लोगों से मिलवा कर लेकर आ जाऊंगी। फिर मुझे सबकी बातों ने इतना ढाढ़स बंधा दिया था कि अब मेरी आंखों में आंसू नहीं आए और मैं हंसी खुशी अपने ससुराल की तरफ निकल पड़ी। ससुराल में जाने के बाद जब मैंने अपनी हवेली को देखा तो उसकी चक्का-चौंध ने एक बार के लिए तो मुझे हैरान ही कर दिया। इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। मैं अपने मन में ही सवाल किए जा रहे थे, भला इतनी बड़ी हवेली बनाने का क्या मतलब था? जब 3 ही सदस्य को रहना हो तो खैर। फिर मेरे मन में आया कि बड़े लोग हैं, भला अपनी अपनी होती है, मेरा क्या? तभी मेरे मन में आया कि इतनी बड़ी हवेली का काम कौन करता होगा। तभी मेरे मन में माँ और पापा की बात याद आ गई। उन्होंने जो कहा था कि घर में नौकर चाकर है। खैर, मैं अपने सवालों को ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में ना रख सकी और सारी रस्मों रिवाजों के साथ मुझे राजा के कमरे में भेज दिया गया। कमरा इतना सुंदर सजा हुआ था कि एक पल के लिए तो मैं उस कमरे की सजावट को देखकर खुद की खूबसूरती ही भूल जाऊं। यह दिन मेरे लिए सबसे खूबसूरत था क्योंकि इस दिन मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रही थी। इन लोगों के साथ, जिन लोगों को मैं आपसे पहले कभी देखा भी नहीं था, लेकिन मैंने इसी दिन का अपने आप से वादा किया कि जिस प्रकार मैंने माँ पिताजी का गर्व से सिर हमेशा ऊंचा रखा, उनकी किसी भी बात पर निराशा नहीं होने दी, उसी प्रकार मैं हमेशा अपने ससुराल में एक सच्ची और नेक बहू बनकर रहूंगी। हमेशा इन लोगों का ख्याल रखूंगी। खैर, यही सब सोचकर मैं बैठी ही थी, तभी राजा आ गए और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद अपने नए जीवन की शुरुआत की। रात को देरी से सोने की वजह से दूसरे दिन मेरी जल्दी आंखें नहीं खुली। वैसे तो मुझे सुबह जल्दी ही उठने की आदत थी, लेकिन शायद आज शादी की थकान ने मुझे जल्दी उठने नहीं दी। तभी राजा को फोन पर बात सुनकर ही मेरी आंखें खुली। एकदम से आंख खुलते ही मैं अपने बेड पर उठ खड़ी हुई। तभी राजा ने फोन रखते हुए कहा कि अरे, इतनी क्यों घबरा रही हो? आराम से उठ जाना। अभी तक तो माँ पिताजी भी नहीं उठे हैं। उनकी ऐसी बात सुनकर मैं एकदम से आश्चर्यचकित रह गए। अरे, इतना लेट हो गया, अभी तक मम्मी पापा क्यों नहीं उठे? तभी राजा ने कहा कि हम लोग जरा देरी से ही उठते हैं और वैसे भी माँ पिताजी रात को देरी से सोते हैं क्योंकि बुजुर्ग जो हो गए हैं उन्हें जल्दी नींद नहीं आती है और देरी से सोने की वजह से वह देरी से ही उठते हैं। और मुझे तो ऑफिस जाना था, इसलिए मैं जल्दी उठ गया और तैयारी में लग गया। खैर, तुम अब उठ गई हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे चली जाना। तभी मैंने राजा से कहा कि आप ऑफिस के लिए जा रहे हो तो मुझे रसोई घर कौन दिखाएगा, क्योंकि माँ पिताजी तो अभी उठे नहीं हैं। तभी राजा ने आश्चर्य जताते हुए पूछा कि तुम्हें रसोई घर से क्या काम है? तभी मैंने कहा कि अरे, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है तो कुछ मीठा भी तो बनाना पड़ेगा। तभी राजा हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, यह भी है। चलो खैर, अगर तुम कहती हो तो मैं थोड़ा देरी से चला जाता हूँ। फिर मैं जल्दी से तैयार हो गई और हम दोनों नीचे चले गए। नीचे गए थे कि मैंने देखा कि मेरे सास ससुर भी उठ गए हैं। हम दोनों ने उनके पाँव छुए और मैंने रसोई घर में जाकर कुछ मीठा बना लिया। वहाँ पर एक नौकर था जो काम कर रहा था। उसने मेरे नाम नमस्ते की और अपने काम में लग गया। वह नौकर ज़्यादा उम्र का नहीं था, शायद राजा से थोड़ा ही भरा हो। खैर, सब लोग उसे राजू कहकर ही पुकारते थे। राजू काम में इतनी तेजी और सफाई भरा था। इस बात को तो मुझे तब यकीन हुआ जब मुझे पता चला कि इस घर में सिर्फ एक ही नौकर है और वह है राजू। राजू इतनी बड़ी हवेली के झाड़ू पोछा करने के बाद पूरे घर का खाना और कपड़े का काम भी कर लेता है, वह भी इतनी जल्दी। मुझे राजू की फुर्ती देखकर बहुत अच्छा लगा कि हाँ, कितना नेक दिल और फुर्ती वाला है, क्योंकि आजकल तो नौकरे के नखरे जो होते हैं
हर समय बस काम न करने के बहाने ढूंढते रहते हैं, लेकिन राजू ऐसा नहीं था। खैर, हम लोगों ने बैठकर नाश्ता किया और मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और फ़ोन पर माँ पापा से बात करने लगे। वैसे मेरे ससुराल के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं इसे एकदम से कुछ भी नहीं बोल सकती थी और गवार भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि हमारी हवेली वहाँ बनी थी जहाँ पर आसपास के लोग गांव के ही थे और शहर थोड़ी दूरी पर पड़ जाता था। लेकिन मेरी ससुराल वालों का जो तौर तरीका था वह बिल्कुल शहरी के जैसा ही था। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैं बैठी थी, तभी मुझे लगा कि मेरे हाथों की मेहंदी उतर गई है, क्योंकि शादी को काफ़ी दिन हो गए थे। तभी मैंने सोचा कि क्यों न मैं मेहंदी फिर से लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही ज़्यादा मेहंदी लगाने का शौक़ था और मैं मेहंदी लगाने में एक्सपर्ट भी थी, क्योंकि खुद की मेहंदी मैंने शादी में भी खुद ही लगाई थी। इसीलिए मैंने मेहंदी ली और अपने हाथों पर लगा ली। तभी माँ का फ़ोन आता है। वह कहती है कि आज तेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब है। मुझे पिताजी की थोड़ी फिक्र होने लगी। तभी मैंने विचार किया कि क्यों न मैं माँ पिताजी से मिलकर आ जाऊं। तभी मैं मेहंदी लगी हाथों से ही नीचे गई और अपनी सास से बोली कि मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब है, तो क्या मैं उनसे मिल आऊं। तभी मेरी सास ने कहा कि यह भी कोई पूछने वाली बात है, क्यों नहीं, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम एक रात रुक कर भी आना। तभी मेरी सास ने मेरे हाथों पर लगी मेहंदी की तरफ नज़र करते हुए कहा कि इसे जरा धो लो, इसे लगाकर बाहर मत जाना। तभी मैंने अपनी सास से कहा कि नहीं माँ जी, मैंने अभी अभी लगाई है, अभी तक तो यह पूरी तरह से रंग भी नहीं लाई होगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ जाकर ही धो लूँगी, रहने दो, क्योंकि मुझे तो मोटर गाड़ी में ही बैठकर जाना है। तभी मेरी सास ने कहा कि नहीं बेटा, तुम मेहंदी लगाकर घर से एक कदम भी बाहर मत रखना, मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। तभी मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि मेरी सास ऐसी बातें क्यों कर रही है। भला मेहंदी लगाकर बाहर जाने में कैसा रिस्क, और मेहंदी तो हमारे शरीर का एक श्रृंगार होता है। तभी मेरी सास ने कहा कि तुम मेहंदी धो लो। अब मुझे उनके साथ ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ हो। इसीलिए मैंने झट से अपने हाथों को धो लिया। अभी अभी लगाने की वजह से मेहंदी में ज़रा भी निखार नहीं आया, लेकिन खैर, मैंने सोचा कि मैं फिर से लगा लूँगी। फिर मैं अपनी माँ पापा से मिलने के लिए चली गई और कुछ घंटों उनके साथ बातें करने के बाद वापस आ गए। शाम को राजा के आने के बाद मैंने यह सारी बातें बताई, तो राजा ने कहा कि माँ ठीक कह रही है, तुम मेहंदी लगाकर कभी भी घर से बाहर भूलकर भी मत जाना। मैंने राजा से कहा कि ऐसे भी क्या बात है, क्या मुझे कोई बताएगा। माँ भी इस बात को लेकर काफ़ी घबराई हुई सी लग रही थी। तभी राजा ने कहा कि यह बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा, अभी सो जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। और रही बात तुम्हारी मेहंदी की, तो तुम मेहंदी लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर से बाहर जाने के लिए ही तो मना की है। खैर, मैंने राजा से ज़्यादा बहसबाजी नहीं की और सो गई। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें दौड़ रही थी कि आखिर वह मना क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन खाना वगैरह खाने के बाद जब मैं छत पर टहल रही थी, तो मैंने देखा कि हमारी पड़ोस की औरतें जो छत से नीचे खड़ी कुछ बातें कर रही थी। उनकी बात साफ मेरे कानों में आ रही थी। उनमें से एक औरत कह रही थी कि कल तो घनश्याम की बेटी गायब हो गई और हो सकता है कि वह मेहंदी लगाकर ही घर से बाहर गई होगी। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैं गौर से उनकी बातें सुनने लगी। तभी उनमें से एक औरत बोली कि हाँ हाँ, जब इन लोगों को पता है कि मेहंदी लगाकर बाहर नहीं जाना, तो फिर जाती ही क्यों है, अब उन लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह लोग चले गए। अब मेरे मन में यह सब सवाल छोड़ गए कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है मेहंदी लगाने के बाद घर से बाहर जाना
और यूं गांव के किसी की लड़की गायब होना और फिर उनका अंजाम भुगतना, यह कैसी बातें कर रहे थे। खैर, मैं झट से नीचे आई और सीधा अपनी सास के कमरे में चली गई। मैंने सारी बातें उनसे कह डाली। तभी मेरी सास कहने लगी कि बेटा, हमारे इस गांव में बहुत पहले से यह सब हो रहा है। जो भी लड़की या बहू मेहंदी लगाकर घर से बाहर निकलती है तो वह गायब हो जाती है और 2-4 दिनों के बाद उसकी लाश ही मिलती है। इसीलिए पूरे गांव में मेहंदी लगाकर घर से बाहर जाने के लिए मना कर रखा है। अगर कोई भी मेहंदी लगाकर घर से बाहर जाता है तो उसका क्या असर होता है। बैठ जाएंगे और मैं मेहंदी लगाकर घर से बाहर जाऊंगी। फिर दूसरे दिन जब मेरे सास ससुर सो गए, उसके बाद राज और उनके दोस्त घर से बाहर बने गार्डन में कहीं छुप कर बैठ गए और मैंने अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से मेहंदी लगा लिया और उसके बाद घर से बाहर चली गई। घर से बाहर कुछ देर तक तो मैं खड़ी रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर इंतजार भी करती रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि यह क्या हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं जाने वाली लगी तो मैंने देखा कि एक काले कपड़े से मुंह को ढके हुए एक आदमी मेरे पास आता है और मेरे मुंह के आगे हाथ रखते हुए मुझ पर चाकू से वार करने की कोशिश करने लगता है। तभी राजा और उनके दोस्त जहाँ पर छुपे थे वहाँ से बाहर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पकड़कर जब उसके चेहरे से बंधा काला कपड़ा हटाते हैं तो हम लोगों के तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अचानक देखते ही कि वह कोई और नहीं बल्कि हमारा नौकर राजू ही था। मेरे पति ने राजू को एक थप्पड़ मारते हुए वहीं पर गिरा दिया और पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। सब लोग आने के बाद मेरी सास ससुर ने पहले तो मुझे डांटा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर यह सब देखते हुए वह अपना गुस्सा शांत करके पूरी बात को सुनने लगे। तभी राजू कहने लगा कि दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता था और उसके साथ शादी भी कर ली, लेकिन वह हर रोज़ अपने आशिक से मिलने जाती थी और मेहंदी लगा कर ही जाती थी, क्योंकि उसकी आशिक को मेहंदी बहुत पसंद थी। जब मुझे यह बात पता चली तो मेरे दिमाग में यह बात पूरी तरह से घुस गई और मेरा गुस्सा मेरे पागलपन में बदल गया। उसके बाद मैंने उसे मार दिया और उसके बाद से मेरे मन में शक पैदा हो गई कि जब भी कोई लड़की मेहंदी लगाकर घर से बाहर जाएगी तो उसने मुझे मेरी पत्नी की छवि दिखाई देगी और मुझे ऐसा ही लगेगा कि वह ज़रूर कुछ गलत काम करने के लिए जा रही है, वह धोखा कर रही है। इसीलिए मैं उस लड़की को वहीं पर मार देता हूँ और कुछ दिनों के लिए कहीं छुपा देता हूँ और 2-3 दिनों के बाद उसकी लाश को जिनकी लड़की होती है उनके घर के आगे रख देता हूँ। यह सब किसी को पता भी नहीं चलता है और सबके मन में यही होता है कि यह एक भूत प्रेतों का काम है और अंधविश्वास में पड़े लोग इस चीज़ का पता भी नहीं लगाते। इस तरह से हम लोगों के राजू की बात सुनने के बाद दिमाग में आया। फिर हम लोगों ने पुलिस को बुलाया और राजू को एक कच्चे पागल खाने में भर्ती करवाया, क्योंकि उसके दिमाग में जो पागलपन भर गया था इसका इलाज करवाना भी ज़रूरी था। उसका इलाज होने के बाद राजू को सज़ा सुनाई गई और हम लोग अपने अपने घरों में आ गए। अब तो एक रोज़ मैं बैठी मन में ही यही सोच रही थी कि अगर मैं हिम्मत ना करती तो शायद पता नहीं कितनी और लड़कियां इस चीज़ का शिकार हो जाती। लेकिन उन सब के बीच मुझे राजू पर भी दया आ गई कि उसने एक लड़की से बेहद प्यार किया था और उस लड़की ने उसके साथ ऐसा धोखा दिया कि उसका प्यार एक पागलपन के अंदर बदल गया। खैर, मैंने अपने मन में सोचा कि मैंने जो किया है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने पता नहीं कितनी मासूम को इंसाफ दिलाया और कितने और जुल्म होने से बचा लिए। कैसा लगा यह कहानी
और कहानी का कौन सा पार्ट्स आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।